गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गनर शॉट। गनर शॉट में आप सबका स्वागत है। जय हिंद, वणकम और प्रणाम। आज हम इतिहास में जा रहे हैं। और इतिहास में क्यों जा रहे हैं? हम इतिहास में इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारा भारतीय स्ट्रेटेजिस्ट के बारे में थोड़ा जानकारी दोबारा हासिल करने के लिए, और इस जानकारी को हासिल करने के लिए हमारे साथ हैं कर्नल मनोज चनन। Manoj, welcome to Gunner Shot, and I'm glad that you are here. जय हिंद सर, इट्स प्रिविलेज मेरे लिए बहुत ही एक अ, महत्वपूर्ण समय है कि मैं आपके साथ गनर शॉट के ऊपर हमारी हिस्टोरिकल लेजेंडरी मिलिट्री लीडर्स के बारे में बातचीत करेंगे। और एक एक हम सब के लिए एक सिखलाई है, क्योंकि जैसे भी हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, आपस में व्यूज एक्सचेंज करेंगे, तो मुझे यकीन है कि हम सब के लिए ये बहुत ही लाभदायक होगा। या मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि लोग आजकल बोल रहे हैं कि हमारा पुराना परंपरा को दोबारा देखना पड़ेगा। हमारा जिस तरीके से हमने लड़ाई लड़े हैं उस तरीके से हमें आज अपनाना पड़ेगा, वगैरह 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 वगैरह। और देर इज सम फीलिंग कि भाई जो ये वेस्टर्न हम कॉलोनियलिस्ट थिंकिंग में आ रहे हैं वगैरह। मैं सबको पहले बताना चाहता हूँ, लड़ाई जो लड़ी जाती है मैदान के अंदर, ना वो कॉलोनियल होता है ना पारंपरिक होता है। राइट? हर एक आदमी अपने तरीके से लड़ाई लड़ता है। सब नंबर एक। नंबर दो, चाहे वो लड़ाई नॉर्थ अमेरिका में क्यों ना हो, या चाइना में क्यों ना हो, या ऑस्ट्रेलिया में क्यों ना हो, या भारत में क्यों ना हो। राइट? कोई भी लड़ाई अगर दो लोगों के बीच में, या दो राज्यों के बीच में, या दो देशों के बीच में अगर लड़ाई है, तो उसमें सीख होगा हर वक्त। इसीलिए हमने ईरान 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 और सॉरी ईरान नहीं, इसराइल और हमास वॉर को पढ़ रहे हैं। उसी तरीके से रशिया और यूक्रेन वॉर को पढ़ रहे हैं। राइट? और देख रहे हैं कि इसमें से हमें सीख क्या मिलेगा। इसी संदर्भ में आज मैंने सोचा कि हम स्वदेश क्यों न हो जाए, और हमारा जो स्वदेशी स्ट्रेटेजिस्ट हैं उनके बारे में, उन्होंने कैसे लड़ा उस युग में, कई तो हजारों साल पहले की लड़ाई कैसे लड़ा, उसके बारे में हम बात करेंगे। और ये भी गलत फहमी है कि गोरे लोग हमें लड़ाई करना सीख के चले गए। वो तो बिल्कुल सरासर गलत फहमी है। और ये भी गलत फहमी है कि इंडिया में स्ट्रेटेजिक थिंकिंग नहीं है। या आजकल एक है, कुछ लोग बोलते हैं इंडिया में स्ट्रेटेजिक थिंकिंग नहीं है। वो भी गलत है। और कभी कभी मेरे को जब लोग बोलते हैं तो मेरे को ऐसे पता ऐसे महसूस होता है कि भैया वो अर्थशास्त्र और कौटिल्य के बीच में ना, और आज के युग के बीच में कुछ हुआ ही नहीं। राइट? भारतीय तीज कुछ हुआ ही नहीं। और उससे राइट। तो ये चीजें हैं जो हमें, ये वी शुड रिमूव दिस फॉग ऑफ वॉर एंड सी व्हाट इज देयर। जो हमारे हीरोज ने लड़ाई लड़ी, राज्यों ने लड़ाई लड़ी, और कैसे ये जीत हासिल कर सके, वगैरह वगैरह। योर इनिशियल थॉट्स ऑन दिस बिफोर द, उसके बाद हम अब विल गो टू और व्हाट वी हैव व्हाट वी आर डूइंग। सर, आज हम बात करेंगे तीन महायुद्धाओं के बारे में। उनमें सबसे पहले बात यू नीड टू करेंगे स्पीक अ लिटिल लाउडर। हरि सिंह नलवा जी की, बात करेंगे छत्रपति महाराज शिवाजी की, बात करेंगे और चोला डायनेस्टी जो साउथ में था। तो इस किस्म से हमने पूरे देश का एक नदन हिस्सा लिया, एक सेंट्रल हिस्सा लिया और एक सदर्न हिस्सा लिया, सिर्फ इंट्रोड्यूस करने के लिए कि हमारे भी यहाँ पर महारथी महायोद्धा थे, जिन्होंने सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए लड़ाई की, दुश्मनों के इलाके में कब्जा हासिल किया, उनको कैसे सक्सेसफुली एडमिनिस्टर भी किया और अपनी जो सेनाएं थी उनको तैनात रखा और काफी अच्छे तरीके से उसका उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन किया। और ये जो हम चाहे हम जिसको भी जिस भी मिलिट्री लीडर को ले लें अपनी हिस्ट्री में से,
उनमें तकरीबन एक कॉमन थ्रेड सभी में नज़र आता है कि पहली बात तो वो प्रोफ़ेशनली बचपन से ही इंटरेस्टेड थे, सभी कलाओं के अपनाने में और सीखने में। दूसरी बात, उन्होंने अपने एडवर्सरी को भी समझा। जैसे हम अपनी फ़ौज में कहते हैं कि यू मस्ट नो योर एनिमी, उसी प्रकार से उन्होंने भी उस समय में किया। फिर उन्होंने अपनी सारी लॉजिस्टिक्स के बारे में भी काफ़ी सोच छानबीन की और उसको भी अपने मदद प्लानिंग के अंदर मद्देनज़र में रखा और काफ़ी हद तक जो इनकी स्ट्रैटेजी रही है, वो थी कि एक किस्म के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स या नोडल पॉइंट्स जो आज की भाषा में हम कहते हैं, उनके बेसिस के ऊपर उन्होंने अपना पूरा इलाके के ऊपर एक एक कंट्रोल रखा निर्णायक है। तरीके से कंट्रोल रखा और यही चीज़ें हैं कि हमें जो थोड़ा पीछे झाँकने से समझ आएगा कि हमें आज की जो हम माहौल में हैं, इस माहौल के अंदर भी काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। हालाँकि लोग बोलेंगे कि शायद जो जीएस पैम्फलेट ब्रिटिश आर्मी के वो हमें लिख के पढ़ा के चले गए, हम उसी को फ़ॉलो करते हैं बट हमारी जो सिखलाई है इस बातचीत से पता लगेगा कि नहीं, ये हमारे में एक इंटरनलाइज़्ड तरीका था युद्ध करने का। कुछ वेपन्स बाहर से आए, उसको इंटरनलाइज़ किया, पर काफ़ी हद तक हमने ग्राउंड का, ज़मीन का पूरा फ़ायदा उठाया और उसको अपने समक्ष रखते हुए दुश्मन को हर बारी हराया। तो इसलिए ये जो सीरीज़ है आपने जो शुरू की सर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं हमारे सबकॉन्टिनेंटल और सब्सिक्वेंटली जो वॉरफेयर एक्टिविटीज़ के ऊपर है, वो मेरे ख़्याल एक दूसरे एपिसोड में उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो एक या वी एक विल। अलग ही सब्जेक्ट है बाय इटसेल्फ। तो हम अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे इन्होंने ये है कि मास्टर्स ऑफ वॉरफेयर, लेजेंडरी रूलर्स एंड देयर मिलिट्री टैक्टिक्स इन इंडियन हिस्ट्री। और हम देखते हैं सबसे पहले हरि सिंह नलवा के बारे में। तो मनोज, कैरी ऑन। सर हरि सिंह नलवा एक जनरल थे महाराजा रणजीत सिंह की आर्मी में। ये बचपन से ही काफ़ी अ, उत्सुक थे अपनी कलाओं को सीखने में और उसमें सक्षम होने में। और इनके बारे में जो कुछ थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है, इनके अंदर एक मेन कैरेक्टर था कि वो एम्पैथेटिक थे अपने साथियों के साथ और बाद में जब उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन किया अपने सिटीजन्स के साथ। तो ये एक ऐसी कला है जिससे कि आप एक किस्म से राज भी कर रहे हो, पर आपने अपने साथियों को और प्रजा को साथ लेके चलना है। ये एक इनमें सब बहुत ही ख खास बात थी। दूसरी खास बात थी कि इन्होंने हमेशा कभी कन्वेंशनल या स्टैटिक वॉरफेयर में विश्वास नहीं किया। इन्होंने हमेशा गुरिल्ला वॉरफेयर इस्तेमाल किया और ये जैसे मैप्स के ऊपर आप देखेंगे, इन्होंने खैबर पास जो कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान का है, वहाँ तक इन्होंने अपना सिख एम्पायर को फैलाया। इनकी जो अ, टैक्टिक्स थी वो जैसे मैंने बोला हिट एंड रन की थी। गुरिल्ला वॉरफेयर में ये विश्वास रखते थे और इन्होंने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बनाए हर एक जगह के ऊपर, अलग-अलग जगह पे, ताकि यही स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स इनको एक डिफेंसिव कैपेसिटी और कैपेबिलिटी देते थे और साथ ही में ये इनकी एक एडमिनिस्ट्रेशन रिसोर्स बन जाते थे जहां से वो अपने ऑपरेशंस को कैरी आउट कर सकते थे। तो ये इनकी कुछ खासूसियत बातें थी और अगर हम कुछ इनके जो स्लाइड्स हैं वो दिखाएं सर तो वो पॉइंट्स थोड़े सामने आ जाएंगे। या तो इनके ओके। जो खास या इनका जो मेन था एक तो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। इन्होंने अपना जो एक डर फैलाया हुआ था दुश्मन के अंदर कि जैसे ही लोगों को पता लगता था कि हरि सिंह नलवा आगे हैं तो इसका मतलब वो इस लड़ाई में जीत नहीं पाएंगे।
ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो आज की हम बात करते हैं कि भाई साइकोलॉजिकल वॉरफेयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो पुराने ज़माने में भी इस्तेमाल होती थी काफ़ी हद तक। और इन्होंने अपनी जो वेपन्स हैं और जो आर्टिलरी है और एम्प्लॉयमेंट ऑफ जो घुड़सवार या कैवलरी है, उनका भी सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए छोटी-सी टुकड़ी के साथ बड़े से बड़े दुश्मन को उन्होंने हराया। नेक्स्ट स्लाइड सर। या अभी डिप्लोमेसी, इंटेलिजेंस, ये आज के दिन में भी हम बात देखते हैं। जैसे हमारे विदेश मंत्री हैं श्री जयशंकर, डॉक्टर जयशंकर, वो भी एक इस यही काम को करते हैं। और पुराने ज़माने में भी डिप्लोमेसी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट थी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए, क्योंकि ज़रूरी था कि आप अपने साथ जो आपके हक में सोचने वाले हैं, आप उनको साथ लेके चलें, ताकि आपके जो कॉमन एनिमी है, आप उसके बरखिलाफ युद्ध कर सकें। और इसी प्रकार से आप अपनी जो खुफिया खबर है दुश्मन के बारे में, वो बहुत ज़रूरी था कि आपके पास सही होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास नंबर्स नहीं थे। आपके पास ज़्यादा तादाद में फ़ौज नहीं थी, तो आपके पास करेक्ट इंटेलिजेंस होने की वजह से आप अपने टाइम पे, अपने समय के हिसाब से और अपनी चुनी हुई जगह के ऊपर आप दुश्मन पर वार करके उसको बर्बाद कर सकते थे। क्योंकि टुकड़ियाँ छोटी थी, तो मोबिलाइज़ेशन और लॉजिस्टिक्स की रिक्वायरमेंट्स भी उतनी ही लिमिटेड थी। और जगह-जगह पे इनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होने की वजह से इनकी वो एक जो हो सकता था कि कमी हो सकती थी, वो एक किस्म से दूर हो गई। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि जहाँ इनकी जो एम्पैथिक जो एक कुशलता थी, कि जहाँ भी इन्होंने लोगों को के ऊपर राज किया, उनको एम्पावर किया, उनको अपने साथ लेके चले। और इसी वजह से वो कभी उनके बरखिलाफ कोई इंसर्जेंसी या गुरिल्ला या एंटी स्टेट की तरफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। राइट। तो ये था जनरल हरि सिंह नालवा। राइट, मैं दोबारा एल गो ओवर उन्होंने क्या किया है। और देखिए, सॉरी, या तो इन्होंने काफी हद तक ये जो लेफ्ट में जो वेस्ट में दिखाई दे रहा है, ये खैबर पास तक इन्होंने सिख एम्पायर को फैलाया है। ओके। और ये पूरा इलाका जो इसमें दिखाया जा रहा है, अफगानिस्तान तक इनका बोलबाला रहा है। ओके। और इन्होंने बताया किस तरीके से क्या क्या टैक्टिक्स इन्होंने अपनाया वगैरह। मोटे लेसन्स आज के युग में हम क्या सीख सकते हैं हरि सिंह नलवा से? तो मोटे लेसन्स इस प्रकार से हैं कि आपको एक तो दुश्मन की खबर, आपका जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, वो एक बहुत तगड़ा होना चाहिए। दूसरा, आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है या डिफेंसिव पोस्ट है, वो सिक्योर होनी चाहिए, ताकि आपकी जो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है या जो लॉजिस्टिक्स है, वो कभी कट ऑफ ना हो। इन्होंने डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा उसके ऊपर काफी जोर दिया, ताकि जो इनके अलाइज थे, वो उनको अपने साथ रखा उन्होंने। और मोटे तौर पे मैं ये मान के चलता हूँ कि जब उन्होंने अपनी पॉपुलेशन के ऊपर सही एडमिनिस्ट्रेशन किया और उनके साथ एम्पैथी जताई, तो उनके बरखिलाफ कोई ऐसा रिवोल्ट हुआ नहीं, जिसकी वजह से वो अपना या ये कार्रवाई ठीक कर सके। ये ये एक आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात बताया। पीपल सेंट्रिक वॉर, मेरे ख्याल में इन्होंने जितना हाँ भी सर। किया है उससे ये लग रहा है कि पीपल सेंट्रिक वॉर किया है इन्होंने। अब देखिए, यही अफगानिस्तान में, इसी अफगानिस्तान में यूएसएसआर ने मात खाया, यूएसए ने मात खाया, और उसे एक पुराने जमाने में अलेक्जेंडर ने भी मात खाया। ठीक है। पर ये जो सिख एम्पायर है, इनफैक्ट ब्रिटिशर्स ने भी मात खाया इस इलाके में। वर्ल्ड पर वॉर 2 के टाइम। ये जो सिख एम्पायर जो हरि सिंह नलवा वहां तक लेके गए, इन्होंने मात नहीं खाया। ये वहां रूल करते रहे, यहाँ तक वहां जाके गुरुद्वारा लगा के आए हैं वापस। राइट। लोगों को साथ, यानी कि पीपल सेंट्रिक वॉर
ही आई थिंक वी डोंट नो। अफसोस की बात यह है कि चाहे हरि सिंह नलवा हो या राजराजा चोला या चोला डायनेस्टी के बारे में आगे जो बात करेंगे, लिखित में हमारा हिस्ट्री में कमी है, तो हमें ज्यादा पता नहीं है, तो ये कही सुनी बातें से पता चल रहा है। पर अगर हम देखेंगे तो ही फॉट अ पीपल सेंट्रिक वॉर। दूसरी हाँ जी, बात है, या एनीथिंग यू वांट टू से बिल्कुल ऑन सही। दिस? नहीं सर, बिल्कुल सही सर, आपके वो पीपल सेंट्रिक वॉर की मैं बात कर रहा था कि बिल्कुल सही है पीपल वो। सेंट्रिक वॉर, ठीक है। जहां लोग हमारे साथ हैं वहां हम हार नहीं सकते। वही बात बांग्लादेश में भी हुआ, क्योंकि लोग हमारे साथ थे, न्याय हमारे साथ था। जहां युद्ध न्याय और लोगों के साथ लड़ा जाता है वहां हार नहीं होता। और यही चीज आप महाभारत में भी सुनोगे, और यही चीज हम रामायण में भी देखते हैं। लोगों का, राइट। दूसरी बात, अब देखिए, इन्होंने बताया कि ही यूज गोरिल्ला वॉरफेयर। गोरिल्ला वॉरफेयर विद द पीपल, लोगों के साथ उन्होंने लड़ा और वहां तक जीत हासिल किया। उस इलाके में जहां बाद में आफ्टर 2 सेंचुरीज वही लोग गोरिल्ला वॉरफेयर लड़ के बाकियों को हराया। अब देख बिल्कुल रहे सर। हो, तो ये बड़ा लेसन है इसमें। और उस इलाके में जाके जहां जिस जिस लोग जो लोग गोरिल्ला वॉरफेयर में माहिर थे, उन्हीं के अगेंस्ट इन्होंने गोरिल्ला वॉरफेयर कंडक्ट किया। इससे पता चलता है कि पीपल कितना इनके नजदीक थे। नंबर 2, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कल मनोज चानन ने बताया है, वो कि फोर्टिफिकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक्स। अगर हम देखेंगे तो इनका जो पूरा किले लगाए बीच में, यहाँ से लेकर अफगानिस्तान तक, यानी कि पंजाब से लेकर अफगानिस्तान तक, और एक किले जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे दुश्मन के इलाके में। और ये पकड़ के जहां पानी मिलता था, जहां रास्ते जाते थे, वगैरह वगैरह। और उस समय का ये जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट और आजकल का जो नोडल पॉइंट वॉरफेयर हम जो बोलते हैं, वो बिल्कुल बराबर है। आजकल यही चीज जो है समुद्र में भी इस्तेमाल हो रहा है। जहां यूएसए ने बेसिस लगाया पूरा, क्यों लगाते हैं बेसिस? ताकि उनका फोर्टिफिकेशन हो वहां, और लॉजिस्टिक्स हो, और उसके जरिए इनका एडमिनिस्ट्रेशन भी चले। वही चीज ये 300 साल पहले भी ये चालू था। ओके, तो ये है। और एक और चीज है जो इन्होंने बताया हरि सिंह नलवा के बारे में, कि इनका जो टुकड़ियां जो है छोटी थी और बड़े फौजों को हराया। राइट, इसका मतलब इनका मोबिलिटी वाज मोर वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, इसका मतलब आई एम श्योर सरप्राइज वाज इंपॉर्टेंट। अगर नहीं है तो एक छोटा टुकड़ा जो है ना, कभी बड़ा टुकड़ा को हरा नहीं सकता। सरप्राइज, मोबिलिटी, यूज ऑफ फायर पावर, क्योंकि आर्टिलरी का भी इस्तेमाल हुआ है। ये सब देखते हुए अगर हम देखेंगे तो बहुत सीख है इनसे आज के आधुनिक लड़ाई में भी। योर व्यूज एंड देन विल गो टू शिवाजी। हाँ जी सर, आजकल के हिसाब से जैसे हम कहते हैं कि भाई हमारे बरखिलाफ एक बहुत ही बड़ा एनिमी है हमारे नदन बॉर्डर के ऊपर, तो ज़रूरी है कि हमने अपनी लड़ाई अपने हिसाब से लड़नी है उसके साथ। हम ज़्यादा इसकी गहराई में नहीं जाएँगे, पर मोटे तौर पे जो सिखलाई हमने हरि सिंह नलवा या आगे चलकर अभी हम छत्रपति शिवाजी के बारे में बात करेंगे। सिखलाई तो ये है कि आपने अपने टाइम से अपनी जगह के ऊपर, अपनी चुनी हुई जगह के ऊपर और लड़ाई करेक्ट लड़नी। इंटेलिजेंस के साथ लड़ाई लड़नी है और आप उसको हरा सकते हैं। और इसका एक एग्जाम्पल था हाल ही में 2020 के अंदर, जब हमने कैलाश रेंजेस को ऑक्यूपाई करके करेक्ट। उनको एक बहुत बड़ा झटका दिया, जिसको बरखिलाफ उनका कोई जवाब नहीं था। तो वो जवाब नहीं था। डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस और जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप या मिलिट्री लीडरशिप ने डिसीजन लिया, वो एक तगड़ा मैसेज था जो कन्वे हुआ था चाइना को कि भई आप न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी होगी ओवरऑल, बट आप जो हमारे साथ एंगेजमेंट करोगे उसके अंदर हमारी सुपीरियरिटी है एट द पॉइंट ऑफ
डिसीजन मेकिंग। एट तो वो डिसीजन मेकिंग नहीं, एट नॉट ओनली एट द पॉइंट ऑफ डिसीजन, उस इलाके में उस वक्त बिल्कुल सर, हमारा सुपीरियरिटी है हर चीज में। बिल्कुल। जमीन का इस्तेमाल हो या टैक्टिक्स क्यों ना हो या लोकल सुपीरियरिटी क्यों ना हो, उससे जीत हासिल हो सकता है। राइट, ओके। हाँ जी सर। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट, राइट, हम अभी चलते हैं शिवाजी महाराज की ओर। ठीक, आप बात हाँ जी बताइए, सर। बात कीजिए। सर शिवाजी महाराज ने भी काफ़ी हद तक, क्योंकि उनके बरखिलाफ एक बहुत बड़ा मुगल एम्पायर था, और अगर आप वो स्लाइड दिखाएँ तो इन्होंने काफ़ी हद तक सेंट्रल इंडिया के अंदर काफ़ी कब्ज़ा किया हुआ था, और जितनी भी हाइट्स थी, ऊँचे-ऊँचे पहाड़ थे, उनके ऊपर उन्होंने अपने किले बनाए और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बनाए फोर्टिफाइड। ये एक मैप दिखाता है जिसके अंदर थोड़ा शेडेड है पर्पल कलर के अंदर। ये दिखाता है कि उनका शिवाजी महाराज का कहाँ से कहाँ तक एम्पायर का पूरा फैलाव था। ये भी गुरिल्ला टैक्टिक्स, फोर्टिफिकेशंस, और इन्होंने एक जो सबसे बड़ी चीज़ और की थी वो थी एक अपनी नेवल स्ट्रेंथ का भी पूरा फ़ायदा उठाया। इन्होंने सिर्फ़ अपने आप को लिमिटेड नहीं रखा, जहाँ पे भी वो कश्तियों का या शिप्स का इस्तेमाल कर सकते थे, वो उन्होंने इस्तेमाल किया ताकि वो अपनी मोबिलिटी रखें। एक सबसे बड़ी बात इन्होंने अपने टेरेन को जो रखा, जैसे आप जो लोग महाराष्ट्र गए हुए हैं उन्होंने, जिन्होंने एनडीए वगैरह में सिंहगढ़ फोर्ट देखा हुआ है और उसके आसपास के जो फोर्ट्स देखे हैं, वो आप देखते समझ सकते हो कि भाई आप उसके ऊपर असॉल्ट नहीं कर सकते। अगर आपके पास आप असॉल्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपकी जो अटैकिंग रेशियोज हैं वो बहुत हैवी होनी चाहिए, और उसको सस्टेन करना बहुत ही आसान था। और जो उस टाइम ज्यादातर लड़ाई होती थी कि भाई आपने घेरा डाल के सीज करना है, और सीज करके जो फोर्ट है उसको स्टाफ करना, और उस तरीके के बाद आप उस पर कब्जा करें। पर शिवाजी ने बहुत अच्छे तरीके से गुरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल किया, जिससे कि वो अपने ही चुने हुए रास्ते से, क्योंकि वो वहीं के पैदा हुए थे, उनको सब रास्ते मालूम थे कि कहाँ से कहाँ वो जाकर शॉर्टेस्ट तरीके से दुश्मन के ऊपर वार करके उसको लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन कट ऑफ करें, उनको हैरेस करें, ताकि वो हर बारी इसी सोच में पड़ा रहे कि अब नेक्स्ट अटैक कहाँ से आएगा। तो ये एक मॉरल एसेंडेंसी थी जो शिवाजी के पास थी, और इससे पूरी जो मुगल फौज थी और उनके एम्परर्स थे वो सब काफी दुखी थे। और उन्होंने कई, जैसे हमने कहानियों में सुना है, कई किस्से हुए कि छल से, डिसेप्शन से कैसे वो उन्होंने मारने की कोशिश की, और हर बारी शिवाजी उनसे 4 कदम आगे थे, क्योंकि उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क इतना तगड़ा था कि उनको पता था कि उसकी इंटेंशन क्या है उनके दुश्मन की। तो हर बारी वो प्रिपेयर होके जाते थे, जब भी वो उनके साथ मिलते थे या जब भी कोई मीटिंग सेटअप होती थी उनके साथ बात करने की। शिवाजी ने भी काफी हद तक अपना डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया, और डिप्लोमेसी के साथ-साथ उन्होंने अपना मिलिट्री स्ट्रेटजीज जो थी, उस हिसाब से आप देखेंगे कि उन्होंने भी क्विक हिट एंड रन टैक्टिक्स इस्तेमाल की, क्योंकि वो काफी इनोवेटिव और काफी सोच के चलने वाले थे, 4 कदम आगे अपने दुश्मन से। तो उनका जो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट था अपने दुश्मन के ऊपर और उनके जो कमांडर्स के ऊपर, वो काफ़ी ज़्यादा था, और वो उनकी रेपुटेशन के हिसाब से दुनिया पहले ही घबरा जाती थी कि भई आगे शिवाजी आ गए तो वो हमें मात दे के ही जाएँगे। तो या ये भी आप राइट। एक देखेंगे, एक कॉमन थ्रेड है, हालाँकि जिस इलाके में शिवाजी महाराज ऑपरेट कर रहे थे और कहाँ हरि सिंह नलवा ऊपर नॉर्थ से ऑपरेट कर रहे थे, टैक्टिक्स तकरीबन तकरीबन सिमिलर ही थी इनकी। एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर इनका शिवाजी महाराज का ये था, जो मैंने किताबों में पढ़ा, वो ये था कि उन्होंने अपने तमाम सेना को एक ख़ास मैसेज दिया था कि आप
कोई भी औरत है, आप उसको रिस्पेक्ट से ट्रीट करेंगे एज़ इफ लाइक शी इज़ योर ओन मदर। आप ये नहीं सोचेंगे कि वो दुश्मन के इलाके में औरत है तो आप उसके साथ गलत बर्ताव करें। तो ये एक सिखलाई जो है, ये आज भी हमारी फ़ौज तीनों सर्विसेज़ इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अ, एम्फेसिस देती है कि आप एथिकली लड़ें। चाहे वो कारगिल की लड़ाई थी 1999 में, उससे पहले 1971 में जब हमने 90,000 पीओडब्ल्यूज़ पकड़े थे, तब जनरल फील्ड मार्शल मानेकशॉ जी ने ये खास हुक्म दिया था कि भाई मेरा जवान बेशक अनकंफर्टेबल रहे, पर ये 90,000 जो पीडब्ल्यूज़ हैं, इनकी पूरी देखभाल की जाएगी। और ये एक हमारी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी है जो कि इस लेसन से समझ आता है कि ये आज की नहीं, मतलब कई सालों से हमारे अंदर ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि हम लड़ते हैं तो पूरे जोश के साथ लड़ते हैं, पर जब जीत हासिल कर ली तो हम अपने दुश्मन को भी ठीक से ट्रीट करते हैं। सॉरी। राइट। ये थे जो इन्होंने बोला मिलिट्री की ओर से शिवाजी महाराज का। पर मेरा इसमें एक और टेक है, एक और विचार है। अगर हम अपना हिस्ट्री देखेंगे तो आप देखिए, मुगल आए, उन्होंने राज किया, तकरीबन पूरा इंडिया का राज किया सिवाय साउथ इंडिया का। और उनका राज जो चला था वो मैक्सिमम औरंगजेब के राज में था, जब वो डेक्कन और नीचे तक आए। राइट। पर उसके बाद ये सुकड़ने लगे। राइट। और अगर आप मुगल हिस्ट्री देखोगे तो औरंगजेब के पहले किसी का हार नहीं हुआ। हाँ, हालांकि बाबर और हुमायूं के बीच में वो प्रॉब्लम था, और हुमायूं ने पूरा राज गवा दिया, फिर वापस आया, जीत लिया। फिर शाहजहां ने बढ़ाया राज को, अकबर ने और भी बढ़ाया, और यू नो और औरंगजेब ने और भी बढ़ाया। पर आप सोचो, औरंगजेब का एम्पायर कब सुकड़ने लगा? शिवाजी आने के बाद। राइट। शिवाजी ने सबसे पहले, अब मैं वापस मैप में जाता हूँ और आपको मैप के जरिए आपको बताता हूँ, उसी मैप जो इन्होंने दिखाया है। आप देखिए, नीचे का इलाका जो बामनी किंगडम होता था, वो पूरा मुसलमान किंगडम होता था। शिवाजी ने सबसे पहले उनके ऊपर वार किया, और उस इलाके, वो जो बामनी एम्पायर को तोड़ दिया। और जो बामनी किंगडम जो औरंगजेब का एक, इट वाज लाइक सम मनसुबदारी गिवन टू देम, वो खत्म हो गया। फिर जाके इसने ही स्टार्टेड फाइट अगेंस्ट मुगल फोर्सेस। यहां तक आगरा तक चला गया ये। खैर, ये बंदी होके आगरा तक लेके गए, फिर वापस आ गया, वगैरह वगैरह वगैरह, कहानी सबको पता है। राइट। बट अब देखो, और उसके बाद इसने अपना नेवल पावर चालू किया। राइट। और सबसे पहले ही यूज द नेवी टू यू नो स्टार्ट अटैकिंग हिज ओपोनेंट्स विद नेवल पावर के जरिए। ये क्या है, पूरा मुगल एम्पायर को आउटफ्लैंक करना शुरू किया, उनके पीछे जाके नावों से अपना फोर्स उतारता था और जाके अटैक करता था। कॉलोनियल पावर्स के साथ तो होता ही, एक डिफेंस हो गया, बट ऐसे होता था। राइट। सो इसके कार्यकाल में आप देखेंगे, हिस्ट्री है इसमें, कि औरंगजेब और शिवाजी के बीच में देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द मुगल एम्पायर एंड शिवाजी टुवर्ड्स द एंड। राइट। और अगर आप देखेंगे, मुगल एम्पायर स्टार्टेड डिक्लाइनिंग आफ्टर दैट। वैसे मुगल एम्पायर के और भी थे, तीन चार राजा और आए थे, पर वो खत्म हो गया। और जब ये अंग्रेज आ गए, फिर अंग्रेजों का और एंग्लो मराठा वॉर्स हुए थे। यहां तक मराठास ने जाके फोर्ट विलियम जो कैलकाटा में है, वहां तक इन्होंने अटैक किया, और मुगल एम्पायर खत्म हो गया। राइट। और
मराठास ही एकलौ या I Sorry, think power failure, Manoj, sir. my I think light has gone. My power failure has gone. There's a widespread power failure out here. So I am on mobile, अच्छा, but that's okay. We'll get not some a light. problem, sir. Yeah, some light has come. Okay. So Sir, अगर आप देखेंगे तो ये जो या या दैट्स फाइन. अगर हम देखेंगे तो ये जो द मुगल एम्पायर really finished off after that, right? sir, It it didn't surface after that. Thereafter, that's a very major thing which most people miss out on. Okay, तो ये है कुछ पॉइंट्स जो शिवाजी महाराज के थे. द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट यू सेड, जो आपने बोला था कि एथिकल वॉरफेयर, right? That ethical warfare which Shivaji had, against his subjects was something very important, जो आपने भी highlight किया कि आज के दिन भी वो होता है. And that is what has stood us in good stead, चाहे वो बांग्लादेश में क्यों ना हो या in all other wars we have fought, on all counter insurgencies we've gone through, yes, sir. right? So बिल्कुल, sir. this is something which we have to learn a lot from, and without doubt, right, we have to think of it. So you have anything else to say about Shivaji? Fine, otherwise we'll move ahead. Sir, nothing I have more to add because almost all points have been covered. But as to just add to what you just said that okay, the Mughal Empire actually started declining, I think that was also for the fact that Aurangzeb was a very fanatic Muslim king, Yeah, and he was ruthless towards the local population. And when Shivaji Maharaj started getting his small victories, people realized that they had to align themselves with Shivaji Maharaj to ensure that they do not suffer at the hands of this tyrant Aurangzeb. So I think that is something which is very clearly from the entire warfare perspective and also from the perspective that they finally lost and they had to wither away. And the last Badshah was finally sent out of India also. He could hardly find a space to be buried here as the last Mughal king. yeah, I think so. तो इसके साथ हम we will now look at the Chola dynasty, right? And yeah, over to you. Just carry on. सर चोला डायनेस्टी मतलब इन्होंने 1500 साल तक राज किया और इनके जो दो मेन रूलर्स राजा राजा चोला वन और राजेंद्र चोला वन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा मैंने. बट साथ में मैंने ये भी पढ़ा कि जैसे आपने भी जिक्र किया था प्रोग्राम के शुरू में कि ज्यादा कुछ लिखित में है नहीं जिसको कि हम पढ़ सकें और समझ सकें कि हुआ क्या. पर जो असेसमेंट है वो ये है कि इन्होंने अ, काफी देर तक 1500 साल राज करना मतलब काफी एक लंबा अरसा है. मतलब 10-15 पीढ़ियां कम से कम निकली होंगी इनके राज के दौरान. और इन्होंने साउथ इंडिया के अंदर जो आज की हमारा करंट साउथ इंडिया है इसके अंदर इनका काफी लंबा चौड़ा एम्पायर था. और अ, आगे आप देखें इनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस भी हमारे साउथ ईस्ट एशिया रीजन के अंदर काफी हद तक था. डाउन श्रीलंका के अंदर टुवर्ड्स इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड. और जैसे कि एक बारी आप और मैं बात कर रहे थे, आपने जिक्र किया था कि आप एंकोर टेम्पल्स भी गए थे जहाँ पर पूरा अ, एक हिंदू हिंदू रिलीजन का फैलाव है. तो वो कई सालों से है और कुछ लोग हमारे ही यहाँ से गए होंगे जो उन्होंने उस रिलीजन को फैलाया और उधर उनके जो लोगों को एक तरीके से सिखलाई दी
और उनको एक सिस्टमैटिक तरीके से एक जो क्योंकि हिंदुइज़्म इज़ अ वे ऑफ लाइफ तो उसके बारे में उनको सिखाया और उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। और आज की डेट में भी हम देखते हैं कि उनकी जो नाम है उसके अंदर आगे उन्होंने मुस्लिम्स को भी एक्सेप्ट किया तो हिंदू और मुस्लिम नेम एक ही आदमी के हैं। उन्होंने कभी उसके साथ नाता नहीं जोड़ा और ना ही उन्होंने कभी इसको एक बर्क बुरी नज़र से देखा कि भई हमारे ऊपर कई साल पहले ये कुछ लोग करके गए और उसके हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। उन्होंने इसको अपने में अपनाया और आगे चले आ गए। So I think that is very important from the perspective of uh, a viewpoint from the dynasty point of view. Uh, या जो uh, मैं बताना चाहता हूँ, आई बीन टू अंकोर वाट, एंड अंकोर sir, वाट जो है, जो सुन रहे हैं और काफियों को पता होगा कि ये जो है दुनिया में सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है। इससे बड़ा हिंदू टेम्पल है ही नहीं। और वो है कहाँ? कंबोडिया में। ठीक। और ये टेम्पल जो है, इसको बनाया गया है बाय वन ऑफ द खेमर किंग्स। ठीक। Right? Khmers are sir, the Cambodians, the old Cambodians are called the Khmer people. They're made. And when I interacted with them, they said कि they were under the influence and they were the subjects of the Tamil kingdom. और इसीलिए ये जो हिंदूइज्म, एक तो हिंदुइज्म went up there and a Khmer king built the biggest Hindu temple in the world. And all this was under the Chola dynasty, right? यहाँ तक वो जो गाइड है जो हमें लेके गया पूरा अंकोर वाट में, ये दिखाता गया है। आप अंकोर वाट में जो भी आप चले जाएंगे, ऑन द वॉल्स ऑफ द अंकोर वाट इंस्क्रिप्शंस आर देयर। एंड इसने बोला भाई ये हमें ये शब्द और ये जो इंस्क्रिप्शंस हमें पता नहीं कौन सा भाषा में है, पर इसमें रामायण है। पूरा रामायण और महाभारत जो है उनके खुदा हुआ है। और तो और वो भाषा हमें भी समझ में नहीं आया, पर देखने से ऐसा पता चल रहा है इट्स सम, यू नो बीइंग फ्रॉम साउथ, one generally knows what the languages are. So you generally get an idea that is either Tamil or Telugu or a concoction of these two, or sir, a older version of this, right? So that means कि ये जो this dynasty from South India, which ruled South India for over 1500 years, had their influence, and right up to present Indochina. That means they went across the Indian Ocean. They carried out an expedition. If they were an expeditionary force who could go across oceans, they must have had tremendous naval power. They must have yes, had tremendous geopolitical influence, right? And they must have had a tremendous sense of strategy. And they must have had a tremendous sense of trade. बिकॉज विदाउट ऑल दिस ये तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सर, ठीक है। और इसका प्रमाण यही है कि आप हमारा जो दुनिया में सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल वहां है। और अगर आप थाईलैंड में भी देखोगे, ये हिंदू स्ट्रेन है, हिंदुइज्म का स्ट्रेन है। ओके। sir, बिकॉज उन यहाँ तक मेघावती सुकर्णो पुत्री, हर नेम अगर आप देखोगे, सुकर्णो पुत्री का मतलब कौन है? सुकर्णो का पुत्री है ये। And she बिल्कुल, ruled, Thailand. She was, so even in Thailand, you find a lot of these temples. So if you see, go across, आप देखिए यहाँ से लेकर अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार के पार करोगे थाईलैंड आता है, थाईलैंड को पार करोगे तो आप कंबोडिया पहुंच जाते हो, और बीच में म्यांमार आ जाता है, बर्मा, सर। थाईलैंड एंड कंबोडिया, यहाँ तक इनका था। सो लेट अस सी व्हाट ऑल दे डिड, व्हाट वर दे लाइक। आपने बोला है, आप बताइए, ये थोड़ा समझाइए। सर एक तो जैसे वो मैप के ऊपर भी नज़र आ रहा था कि इनका जो टेरिटोरियल था वो तो इंडियन लैंड मास में था ही, पर इनका जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस दिखाया था जो काफ़ी एक्सटेंड किया वो उसका एक ही कारण था कि इनके पास एक बहुत ही स्ट्रांग नेवी थी। स्ट्रांग नेवी के अलावा एक सेंट्रलाइज्ड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन क्योंकि ज़्यादातर जो नॉर्दर्न किंगडम्स थे या सेंट्रल इंडिया में किंगडम्स थे, वो चलते थे अपना
ये छोटे-छोटे सूबों के ऊपर या सूबेदार जिसको बना के ये छोटा-छोटा चीफ्टेंस बना देते थे, ताकि जब लड़ाई का मौका हो तो उनको कॉल दिया जाता था, वो आके राजा की फ़ौज में जॉइन करके एक बड़ी आर्मी बनाते थे। पर यहाँ पर हम ये एक नोटिस करते हैं चीज़ कि चोलास ने एक सेंट्रलाइज़्ड मिलिट्री ऑर्गनाइज़ेशन बनाई थी, जो कि एक इफ़ेक्टिव कमांड एंड कंट्रोल, एक सेंट्रलाइज़्ड ऑर्गनाइज़ेशन की तरह वो एस्टेब्लिश कर सके, और यही एक मैं समझता हूँ कारण है कि उनकी जो नेवल फोर्सेस और जो लैंड फोर्सेस थी, वो कंबाइंड एफर्ट जो उन्होंने किया, वो अपना एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ा सके थे अप टू द रीजन्स वी जस्ट स्पोक अबाउट। काफ़ी हद तक इन्होंने भी एलिफेंट्स और हॉर्स कैवलरी का इस्तेमाल किया, और उस समय में एलिफेंट्स ही इस्तेमाल होते थे टू ब्रेक द सीज, क्योंकि टैक्टिक्स ये थी कि आपने हर बारी किले को घेरना है और उसको कब्जे में रखना है, या उसके बरखिलाफ जो कार्रवाई करनी है, पेनिट्रेशन की या ब्रेक इन की, वो आप एलिफेंट से करते थे। साउथ के अंदर भी हम देखते हैं जितने हमारे पुराने टेम्पल्स हैं, मेटलर्जी एडवांस थी और आज भी है, और जो उन्होंने अपने प्रोटेक्शन के लिए जो भी आर्मर इस्तेमाल किया, वो भी अ, काफ़ी हद तक सही है। और एक एक बड़ी जो बात है चोलास के बारे में जो मैंने पढ़ी थी आज सवेरे, वो ये थी कि जहाँ पर भी इन्होंने कोई कंस्ट्रक्शन वर्क किया, चाहे वो टेम्पल्स थे, चाहे फोर्टिफिकेशंस थे, इन्होंने जितने भी कारीगर थे, उनके नाम उन दीवारों के ऊपर इंस्क्राइब किए। आज हो सकता है कि हम शायद वो ना पढ़ सकें और समझ सकें, पर ये मैंने पढ़ा है कि, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने जो अपने वर्कर्स थे, उनको भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जितनी कि वो बिल्डिंग थी जो वो उन्होंने बनाई। तो ये एक कॉमन थ्रेड है कि एक एम्पैथी का विद योर वर्कफोर्स लेबर, चाहे वो आपके अपने हैं या आपने किसी को कब्जा करके उनसे वो काम कराया, आपने उनको उतनी ही अहमियत दी। नेचुरली लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन मैनेजमेंट इनका बहुत तगड़ा था, क्योंकि इसी वजह से वो दूर तक एक्सपेडिशनरी फोर्सेस कर सके और उन्होंने अपना अ, जो बोलबाला था बना के रखा। डिप्लोमेसी, इंटेलिजेंस, दोनों इंटरलिंक्ड हैं, क्योंकि आप डिप्लोमेसी करते हैं और उसी तरीके से आप इंटेलिजेंस भी गेन करते हैं, और जिसकी वजह से आप सभी का ऊपर कमांड एंड कंट्रोल आप अपना एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अ, हमने अपने कल्चरल और रिलीजियस इन्फ्लुएंस के बारे में काफ़ी बात की अभी कि भई ये पूरा इलाका जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया का है, एट वन टाइम साउथ श्रीलंका है, डिफरेंट रिलीजन्स डिफरेंट टाइम्स पे गए, श्रीलंका भी जाओ आप, बुद्धिज़्म काफ़ी प्रेवलेंट है, हिंदू टेम्पल्स काफ़ी हैं वहाँ पे। मैं तो कुदरती, क्योंकि मेरी रेजिमेंट गई हुई थी अपोवन के दौरान वहाँ पे, तो मैंने काफ़ी हद तक जो हमारे ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न प्रोविंसेस हैं श्रीलंका के, वहाँ तो खास मैंने देखी थे ये। अ, साउथ ईस्ट एशिया में मैं अभी गया नहीं, पर मैंने अब जैसे अभी आपसे सुना तो काफ़ी हद तक उनके, चाहे बैंकॉक का एयरपोर्ट है या सिंगापुर का एयरपोर्ट है, हर एक जगह के ऊपर जो एक हिंदुइज्म की छाप है, वो वेरी क्लियरली नज़र आती है। और ये जो सॉफ्ट पावर है इंडिया का, ये अब आज के आगे मैं हिसाब से लेके चलूँ, तो ये एक सॉफ्ट पावर जो हमारी डेवलप हो रही है ग्लोबली, वो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। टेम्पल्स बन रहे हैं यूएस के अंदर, कनाडा के अंदर, हिंदू इन्फ्लुएंस इज इंक्रीजिंग, more and more people in the West are now also converting to Hinduism because they find it gives them more peace. It is not a religion of uh, extremist fanaticism or strong Like Shoulders methodologies of Wise. Hasan. So I think we, we Yeah. would leave that No, part here. yeah, we leave it at that, you know. But the important thing, you know, जो मेरे को lesson आज इससे मिल रहा है, ये जो चोला डायनास्टी से, पहले तो this dynasty lasted 1500 years. So they had Yes, sir. tremendous amount of internal strength in the dynasty. Then ये they were a seafaring maritime dynasty. ये नहीं कि वो लैंड पकड़ के बैठ गए। बिल्कुल सर। देखिए, बात यह है कि इसमें बहुत सीख है। मैं व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज, देखिए, आज के दिन यू एंड चाइना एंड आई वी आर एट लॉगर हेड्स, ये तो सबको पता है। और
अगर अब इस साइड से देखोगे तो एक बड़ा समुद्र है, एक वेस्टर्न पैसिफिक है और इंडियन ओशन है, ठीक। उस जमाने में भी कोई इतिहास में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि चाइना ने आके यहाँ कब्जा किया है या उन्होंने इन्फ्लुएंस जताया है ही नहीं, इतिहास बिल्कुल में सही। नहीं है। आप देखिए, पर इतिहास में ये है कि द इंडियन सॉफ्ट पावर कल्चर क्रॉस सेवन सीज और went and established an empire out there or made that empire subordinate to you as a vassal. ट्रू सर। Okay, और यहां तक कि जो लाइक आई सेड, आई कीप कमिंग बैक टू अंकोर वाट, क्योंकि मेरे ख्याल में अंकोर वाट वाज द आउटर मोस्ट यू नो outpost of Hinduism in that area, in the entire Indochina area. And what do you see? You see a person called Suryavarman. उसका नाम है सूर्यवर्मन, Suryavarman II, who was a Cambodian king. He constructed Angkor Wat. Now, in the Khmer or the Cambodian anthropology, Suryavarman नामक कोई बंदा नहीं है ओरिजिनली. So he must सर। have been converted to Hinduism or been influenced by Hinduism, which went from the Chola dynasty. And he was a vassal of the Chola dynasty. And that temple, if you see, it is not constructed. It is ये नहीं कि उसको एक दिन दो दिन में कंस्ट्रक्ट कर सकते हो. उस जमाने के टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह देखते हुए, definitely, it would have taken at least 100 years to build that temple. ओ माय गॉड। इतना इतना छोटा नहीं है वो टेम्पल. आप थक जाओगे अगर उस टेम्पल में जाओगे. और एक ही टेम्पल नहीं है, 5-6 जगह है. आप थक जाओगे एक दिन के अंदर. एक दिन में जा नहीं सकते हो. हमें 3 दिन लगा पर्यटक से. 3 दिन लगा जब हम एसी बस से एक जगह से दूसरे जा सकते थे. उन दिनों में जंगलों में जाके इन्होंने पूरा पत्थर लेके गए, खाटे पीटे, लगाया मूर्ति वगैरह. अभी तो सब टूट गया, वो अलग बात है. पर इंस्क्रिप्शन वगैरह वगैरह वगैरह. नाम क्या है? प्रिय विहार. प्रिय प्रिय विहार. विहार। हाँ। वन टेम्पल इज कॉल्ड प्रिय विहार. ठीक है. आप इससे एक और चीज निकाल सकते हो. क्या ये लोग जो गए ये तमिल राज के थे या देवर हाइब्रिड ऑन देयर ओन? राइट. प्रिय विहार का मतलब क्या है? दैट लैंग्वेज इज, इट लुक्स लाइक हिंदी, but the Chola dynasty is a completely Tamil dynasty. So there सर। was some kind of syncretization of religion and language in those days. हम बेवकूफों की तरह आज बोल रहे हैं नहीं नहीं आप हिंदी वाले हो, आप तमिल वाले हो, आप तेलुगु वाले हो. इससे बड़ा मूर्खता मैंने आज तक नहीं सुना. सर। इसमें डाउट नहीं है. और ये सब हिस्ट्री किसने बताया वो मेरे को वहां पता चला. यहाँ नहीं, यहाँ का नहीं, वहां कंबोडिया में. दूसरी बात, सूर्यवर्मन टू was this thing, but there was another person called महेंद्र वर्मन, उनका राजा, उस वक्त का राजा, जिसने अंकोर वाट को चलाया काफी दिन उसका कार्यकाल में. So there was a dynasty which was looking after Angkor Wat, a Hindu temple in those days. And that dynasty, as per them, came from South India. But you see North Indian, आज के दिन देन। के North names. So I think we have a lot to rethink on our culture. I think we have to लोग मेरे को बोलते हैं क्या ये हिंदी चैनल है, ये इंग्लिश चैनल है, क्या है? मैं तो बोलता हूँ यार ये इंडियन चैनल है. बिल्कुल सर। अभी you have spoken some in Hindi, some in this thing. एक ने मेरे को कमेंट दिया, भाई ये हिंदी में आप बोल रहे हो तो मैं साउथ का हूं, मैं कभी साउथ का सुनूंगा नहीं. मैं कहा बाय बाय, गुड बाय, टाटा, थैंक यू. दो उस just about half an hour later one chap said no I am from south, I know Hindi, this is a very good channel. तो ये सोच जो है ना हमें बदलने की जरूरत है. बिल्कुल सर। कई लोग बोलते हैं सिर्फ हिंदी में बोलो.
भाई क्यों? हिंदी बिल्कुल जो सर। है हमारा एक एक भाषा है इस देश का। अनेक भाषाओं में एक देश भाषा है और बाकी भाषाएं ने भी काम किया है। और यहाँ मैं कमेंट्स में भी देख रहा हूँ कि आपने इस राजा के बारे में क्यों नहीं बात किया जो तिब्बत गया वगैरह वगैरह वगैरह। वो अलग अलग प्रांतों से गए हैं और उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो so you see that we have been a maritime power, expeditionary with an expeditionary force, and you could conquer up to there. You could, you know, I don't know whether Chinese were there or not, but I don't think the Chinese had that outlook of going so far out ट्रू सर। 2000 years back. ठीक है? And to do anything. आज कौन सा वो maritime power है ये jokers? बिल्कुल सर। Our maritime tradition is something we have to be proud of, right? So बिल्कुल सर। I think we've generally covered most of the things. You have any other points? Otherwise, we'll take some questions. नहीं सर, आई विल टेक द क्वेश्चन स्ट्रेट अवे सर। Yeah, I think we've covered most of the sentence thing. Okay.